एज ए अभिभावक, एज ए गार्जियंस हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है, अगर हमने बच्चों को संस्कार सिखाए हैं तो हमने उनको जीवन में असफलता से लड़ने की जुगत भी सिखा दी होती, तो शायद जो प्रत्येक 3 मिनट में एक बच्चा आत्महत्या कर रहा है वो आत्महत्या न होती कभी भी। आप कोटा चले जाइए राजस्थान में, आप लखनऊ, इलाहाबाद, दिल्ली, आपने देखा होगा कि टूट जाते हैं, असफलता पर बिखर जाते हैं। पेशेंस होना चाहिए। जितने बड़े एग्ज़ाम्स हैं, जितने हाईली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, उसमें आप देखिए, आप पेशेंस नहीं है तो आप सफल नहीं हो सकते हैं। 1 बार, 2 बार, 4 बार, 6 अटैम्प्ट मिलते हैं और 6 अटैम्प्ट लोगों ने दिए और सफल हुए। कई लोग ऐसे मिले, बोले लास्ट अटैम्प्ट में सफल हुए। तो लास्ट अटैम्प्ट में तभी तो सफल हुए जब आपके अंदर पेशेंस था। और आपने अगर यही सोचना शुरू कर दिया कि मेरी बिटिया 26 साल की हो गई, इसकी शादी करनी है, तब फिर वो बिटिया का भविष्य क्या है? 26 साल पे तो लोग पीसीएस की तैयारी शुरू कर रहे हैं। जितने भी हमारे IITian हैं, जितने भी बीटेक के छात्र हैं, सब 23-24 साल की उम्र पीसी, कम से कम आपको मिनिमम मान के चलिए कि 2 या 3 साल की IAS की तैयारी सफिशिएंट नहीं है, कमी है। लेकिन मिनिमम जो है आप समझिए, मिनिमम समझिएगा आपको 3 साल तैयारी करनी है। अगर आपके बच्चे को, आपके जो है भाई को, आपकी बहन को, अगर आपको जो है किसी भी हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आप चाह रहे हैं, आपका सपना है कि वो IAS बने, तो आपको मिनिमम 3 साल की उसकी स्कूली शिक्षा के बाद जो है, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद जो है, या बीटेक वगैरह करने के बाद कम से कम 3 साल की तैयारी उसे करा के ही आपको अपीयर कराना चाहिए। अगर आपने जल्दी बिना तैयारी के अपीयर करा दिया तो पता लगा कि 1 साल उसका प्रीलिम्स नहीं निकल पाया, फिर उसने तैयारी की, अगले साल उसका जो है मेंस नहीं निकल पाया, तीसरे साल वो इंटरव्यू, तो उस पर प्रेशर आ जाएगा अटैम्प्ट का। और अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप अटैम्प्ट खराब मत करिए कभी भी। तो जो आरती जी का मैं जो उन्होंने कमेंट किया था उसका मैं यही जवाब दे रहा था कि संपूर्ण जीवन का एक ही उद्देश्य है, वो है खुद की काबिलियत पर भरोसा करना। और जीवन में हम लोग भी जो है आज प्रेरणा शोध का काम कर रहे हैं, इसीलिए कि संघर्ष करते करते जो है, इलाज कराते कराते मरीज डॉक्टर बन जाता है, उसी तरह से हम लोग जो है संघर्ष करते करते आज आपको मोटिवेट कर पा रहे हैं। आरती श्रीवास्तव जी, आपके शब्दों से बहुत ऊर्जा मिलती है, थैंक यू सो मच। और मुझे आपकी प्रशंसा से ऊर्जा मिलती है। हालांकि बहुत ही तारीफ से बचना चाहिए, लेकिन प्रोत्साहन भी व्यक्ति को आगे बढ़ने की एक जो ऊर्जा का अनवरत संचार करता है। तो जो आपके कमेंट हैं और आपने जो मेरे लिए तारीफ़ लिखी है, वो निश्चित ही मेरे लिए ऊर्जा का, एक अनवरत ऊर्जा का संचार करने का माध्यम बनेगा। और मैं इसके लिए बहुत बहुत आपको थैंक्स लॉट। अवनीश पाठक जी लिख रहे हैं कि कोटा से 32 किलोमीटर दूर दीगौत क्षेत्र के डूगर गांव में आता है, जहां 28 साल से रामायण चल रही है और 29वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी, जिसे खुशी हुई लिखें जय श्री राम। ये तो लिखें ही, जय श्री राम लिखिए भाई इनके लिए। तो सफलता की कोई कहानी नहीं होती है, बट वृक्ष की छाया में जीवन जीने की जो कला है उसको आप सीखिए। मेहनत और संघर्ष से कामयाबी के महल तामीर करने की जुगत आप सीख गए तो जीवन में आप कभी भी जो है असफल नहीं होंगे। कभी भी किसी भी क्षेत्र के, चाहे वो नौकरी हो अथवा कोई कार्य हो, ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो व्यक्ति आपको सैलरी कितनी देता है। फ़र्क ये पड़ता है कि आप अपने कार्य को शिद्दत की तरह कैसे करते हैं। 100% परिणाम निकालिए। कोई भी व्यक्ति, आप ये मत सोचिए कि वो सैलरी कम दे रहा है तो मुझे काम, अगर जो लोग मैंने देखे हैं कि पुलिस में ही मैंने देखा है कि जो सिपाही आ जाते हैं वो कई उसे बीटेक एमटेक आ जाते हैं, पीजी, तो वो अक्सर काम नहीं करते हैं
और धीरे धीरे उनकी जो उपयोगिता होती है वो ख़त्म होती चली जाती है विभाग में, और वो पिछड़ते चले जाते हैं। वहाँ भी कंपटीशन है। ऐसा नहीं कि आपको नौकरी मिल गई तो जो आपको सम्मानजनक स्थानों पर आपकी जो तैनाती है वो आपको तभी मिलेगी जब आपके अंदर योग्यता हो। और योग्यता को पाने के लिए जो है कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, वो योग्यता आपको साबित करनी पड़ेगी। मेरा भी इतना बड़ा जो फेसबुक परिवार बना हुआ है वो ऐसे नहीं बना हुआ है। मैं भी इसमें बहुत अपना समय देता हूँ। आप क्या समझ रहे हो कि मैंने फेसबुक पे कोई चीज़ डाल दी? अभी मेरे पास पूरे दिन में कम से कम 50-60 फ़ोन आते हैं, लोगों की समस्याएं सुनता हूँ। मुझे पता है कि मैं बिहार में कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझे पता है मैं मध्य प्रदेश में कुछ नहीं कर सकता हूँ, कोई आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ, मुझे पता है कि ज़मीनी विवाद में मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपकी बात को सुनता हूँ क्योंकि आपको लगता है कि अगर किसी ने मेरी बात को सुन लिया तो कोई तो मेरे साथ खड़ा है। तो मैं आपके परिवार का सदस्य नहीं हूँ, पर आपके साथ एक वट वृक्ष की तरह खड़ा हूँ। मुझे पता है कि आपके राशन कार्ड में मेरा नाम नहीं है, पर मेरा खड़ा होना ही आपको साहस देता है कि अगर आपको कभी कोई संकट हुआ, कोई परेशानी हुई तो आप मुझसे फ़ोन करके, हो सकता है मैं उसकी समस्या आपकी नहीं हल कर सकूं, पर आप कुछ सलाह तो दे सकता हूं, आपकी सुन तो सकता हूं। हो सकता है कई ऐसे लोग आए मेरे पास कि जिनकी समस्याएं सुनते ही उनका जो है दुख दर्द दूर हो गया। एक मुझे याद है कि एक महिला थी, अपने पति से त्रस्त होकर मेरे पास आई थी और बातें करते करते जो है वो अपना दुख दर्द भूल गई। और मैंने जब चाय मंगाई तो मुस्कुरा के चाय पी, रोती हुई आई थी, हंसती हुई गई। समस्या मैंने समाधान नहीं की थी, बस सुन लिया था और उनको बताया कि भाई जिस समस्या से आप पीड़ित थे, समस्या से तो 50% लोग पीड़ित हैं देश के। अभी मैंने आपको बताया था कि कल लखनऊ से किसी ने फ़ोन किया कि स्कूल के बाहर एक पार्क है, पार्क में लोग गाड़ियाँ कर देते हैं जिससे स्कूल में आने जाने को दिक्कत होती है। तो मैंने कहा कि मैं तो प्रयागराज में जो है रहता हूँ, मेरे घर पे गाड़ी जाने में इतनी दिक्कत होती है इसलिए कि लोगों ने जो है वहाँ इतने किराएदार रख दिए हैं, उनकी गाड़ियाँ इतनी खड़ी हो जा रही हैं कि अब क्या करूँ, वो किराएदार भी कहाँ जाएंगे। और दूसरी बात है, जिसने मकान बनवाया तो उसने तो किराएदार रखने के लिए बनवाया है, अब पार्किंग उसे मनवाई नहीं, इसलिए पैसे का लालच होता है। पैसे की कोई कीमत तो होती नहीं आदमी जो जितना, मैंने तो खुद देखा है, जितने भी बड़े मॉल वाले हैं, जितने बड़े बिजनेसमैन हैं, आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी दुकानें चलते हैं, रोज़ 20 ग्राहक आ रहे हैं लेकिन गाड़ियाँ वहीं खड़ी हैं, रोड पर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। क्या कर लोगे आप? गरीब आदमी है वो तो ठेला लगाए ही हुए। बड़े बड़े जो है डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग होम बनवा लिया, लेकिन उनकी पार्किंग देख लीजिएगा, किसी भी नर्सिंग होम पर चले जाइए, किसी भी डॉक्टर क्लिनिक पर चले जाइए, बाहर आपको पार्किंग मिलेगी नहीं। किसी ने पार्किंग की सोची नहीं। मैरिज हाउस, स्कूल, कॉलेज, कहीं पार्किंग हो आप बता दीजिएगा। प्रयागराज में मैं पढ़ा हूँ, जितने वहाँ के अच्छे स्कूल हैं जिनमें एडमिशन ही बहुत मुश्किल है, जिनकी फीस ही लाखों है, अच्छे अच्छे लोग वहाँ पढ़ाने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं, लेकिन पार्किंग उनके यहाँ भी नहीं है। जितने भी स्कूल हैं किसी ने पार्किंग दी, अंदर मैदान है, ग्राउंड है, सब कुछ है, लेकिन पार्किंग इसलिए नहीं है कि उन्होंने छोड़ दिया है सड़क पर। जब भी कोई छुट्टी होती है 1 बजे से 3 बजे तक मैं अगर कहीं प्रयागराज में हूँ तो मैं रुक जाता हूँ जहाँ भी हो। बोले जिस रोड पे जाओगे आपको वहाँ जाम मिलेगा। अब जाम क्यों मिलेगा? बोले स्कूल छूटा है। अभी तो पूरे देश के पूरे महानगरों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आने वाली है, वो है ई रिक्शा। आप किसी चौराहे पर चले जाइए, 50 ई रिक्शा वाले बिल्कुल आपकी कपड़े ही फाड़ देंगे। इतने ई रिक्शा हैं कि जितनी सड़कें चौड़ी होती चली जा रही हैं उससे ज़्यादा ई रिक्शा बढ़ते चले जा रहे हैं। मेरे जाजटाउन मोहल्ले में बहुत खुली सड़कें थी, बहुत पोश इलाका है, बहुत पोश है। मैं बचपन से जब पढ़ता था तब देखता था, वहाँ से एक गैराज वाला रोड पर काम करता था, और आज मैं इतना बड़ा हो गया वो गैराज वाला वहीं रुका हुआ। सड़कें चौड़ी होती चली गई, पेड़ कट गए, दुकानें टूट गई, मकान टूट गए सड़क चौड़ी करने के लिए, लेकिन उसका गैराज नहीं हटा, वो रोड पे ही काम करता है। क्योंकि वो कहाँ जाएगा? सिविल लाइन में इतनी भीड़ हो गई है वहाँ, लेकिन वहाँ आप चले जाइए DRM ऑफिस के सामने आपको हज़ारों मोटरसाइकिल के मैकेनिक रोड पे काम करते हुए मिलेंगे। अंदर सेठ जी की दुकान है
और वो मैकेनिक उन्होंने इसलिए बैठा रखा है कि सामान उनका बिकेगा, मैकेनिक जो है अपना पैसा लेगा। मतलब आदमी दो तरीके से ठगता है, एक तो दुकान पे अपना देता ही है, फिर बाहर मैकेनिक बैठा है, उसी मैकेनिक से आपको काम कराना है, और वो रोड पर है। अभी एक दिन मैं पेपर में देख रहा था जिसमें लिखा था कि रोड पर जो गाड़ियां खड़ी होंगी उन पर नगर निगम पैसे पार्किंग शुल्क वसूलेगा। बहुत अच्छा निर्णय है, पता नहीं लागू हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस तरह से जो भी अच्छी चीज़ चाहे वो सरकार और समाज जब भी चलाती है उसका विरोध होना स्वाभाविक होता है। चलिए बहुत देर हो गई, थैंक यू वेरी मच।